नमस्ते दोस्तों। मैं जानता हूँ आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से और रेगुलरली चल रही है। जैसे कि हम ज्योग्राफी के एनसीईआरटी से, क्लास 10th के एनसीईआरटी से चैप्टर फर्स्ट रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट को डिस्कस कर रहे थे। आज हम इसी चैप्टर पे लास्ट लेक्चर लेने वाले हैं जिसमें हम सॉइल को डिस्कस करेंगे। सॉइल ये जो टॉपिक है ये हर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते। हर एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आगे आने वाले लेक्चर्स को समझने के लिए आपको ये टॉपिक समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि हमें आज के लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। सबसे पहले हम कवर करेंगे सॉइल एज अ रिसोर्स। दूसरा जो टॉपिक हम कवर करेंगे दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, जिसमें हम एल्यूमिनियम सॉइल, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लैटरेट सॉइल, एरिड सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल, इन इतने तरह के सॉइल्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लास्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो रहेगा सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। तो चलिए फर्स्ट टॉपिक दैट इज सॉइल एज अ रिसोर्स, वहां से शुरू करें। सो पहले देख लेते हैं हमने अब तक कौन कौन से टॉपिक कवर किए। हमने रिसोर्स एंड डेवलपमेंट कवर कर लिया है, जिसमें हमने इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, जिसमें हमने इसके क्लासिफिकेशन भी देखे थे। उसके बाद टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज हमने पूरी तरह से पढ़ लिया, ऑन बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, ये सब हमने यहाँ पे पढ़ा था। उसके बाद हमने आगे पढ़ा कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस, इसमें हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रियो द जेनेरो, एजेंडा 21, ये सब पढ़ लिया। रिसोर्स प्लानिंग को हमने कवर कर लिया है, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस, ये पूरे टॉपिक्स हमारे कवर हो चुके हैं। लैंड रिसोर्सेस, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, ये सब हमने कवर कर लिया है। उसके साथ साथ हम लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स को भी कवर कर चुके हैं। अभी हम यहाँ से शुरुआत करेंगे जो है सॉइल एज अ रिसोर्स। सॉइल एज अ रिसोर्स में सबसे पहले आपको ये बता दूं कि सॉइल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। ये रिन्यू होते रहती है। सॉइल जो होगी ये फिर से बनती रहेगी, ऐसा नहीं है कि सॉइल खत्म हो जाएगी। तो बट ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस है जो हमें नेचर ने ही दिया है। सो ये जो है ये एक सॉइल जो है ये एक मीडियम है ऑफ प्लांट ग्रोथ, है ना। आपको तो पता है सॉइल पे ही प्लांट ग्रो करेंगे। उसके अलावा हम कहेंगे कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स जो है अर्थ पे वो भी सॉइल के कारण ही जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि सॉइल उन्हें सपोर्ट करती है, अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। आपको पता ही है सॉइल जो होता है ये एक लिविंग सिस्टम है। और आपको बताता हूँ सॉइल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स ज़रूर है, बट सॉइल बनने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं, अप टू फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ तक जाने के लिए। हम कहेंगे कि कुछ डेप्थ तक जो सॉइल बनती है ना, ऊपर ऊपर की लेयर नहीं, और हमको कुछ डेप्थ तक सॉइल बनानी पड़ती है, तभी तो हम वहाँ पे कुछ ग्रो कर पाएंगे या फिर हम कुछ ऑर्गेनिजम्स को सॉइल से सपोर्ट दे पाएंगे। तो ये सब चीज़ों के लिए मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं, इसलिए इसको हमने वाइजली यूज़ करना चाहिए। ये भी यहाँ पे हमें पता चलता है। रिलीफ हो गया, पेरेंट रॉक हो गए और बेड रॉक हो गए, क्लाइमेट, वेजिटेशन या अदर फॉर्म ऑफ लाइफ एंड टाइम जो होता है ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसमें सॉइल जो होती है ये बनती है। अब देखा गया तो रिलीफ यानी हम सबसे पहले कह सकते हैं कि जो हाइट में डिफरेंसेस है, कहीं पे हाइट ज़्यादा है कहीं पे हाइट कम है, उस पर भी डिपेंड होता है कि सॉइल कैसे फॉर्म होगी। दूसरा रॉक से ही तो सॉइल फॉर्म होती है। रॉक्स जो होते हैं वो टूटते हैं, उस कारण यहाँ पे बनती है सॉइल। तो पेरेंट रॉक कैसे है या फिर उसको बेड रॉक कहा जाता है, वो कैसा है, क्लाइमेट कैसा है वहाँ का, या वेजिटेशन कैसे है, ये सब चीज़ें होने के अलावा बाकी लाइफ कैसी है वहाँ की, या टाइम कौन सा है जिस टाइम पे सॉइल बन रही है। तो ये सब चीज़ों के चलते ही फॉर्मेशन ऑफ सॉइल डिपेंड होता है। उसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर, जैसे हम कहेंगे कि टेम्परेचर में जो चेंजेस आ रहे हैं या फिर रनिंग वाटर जो है वो किस तरह से चल रहा है। यानी देखिए पानी जो होता है वो भी अपने साथ कुछ सॉइल को बहा के लेके जाता है, इसलिए एक्शन ऑफ रनिंग वाटर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। विंड हो गया, क्योंकि विंड भी अपने साथ सॉइल को बहा के लेके जाती है। और ग्लेशियर यानी बर्फ जो होता है वो भी, जो आइस है वो भी अपने साथ सॉइल को लेके जाता है। या फिर जो डीकम्पोजर्स है जो सॉइल में आपको देखने मिलते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स डीकम्पोजर, वो क्या कर रहे हैं, उस पर भी सॉइल कैसे बनेगी क्या नहीं ये डिपेंड करता है ना। तो ये सब चीज़ें कंट्रीब्यूट करती है टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। उसके अलावा केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस जो आ रहे हैं कहाँ पे, तो हम देखते हैं इन द सॉइल आर इक्वली इंपॉर्टेंट, है ना। तो कभी कभी आपको देखने मिलता है कि काफ़ी सारे सॉइल में बनने के बाद भी चेंजेस आते हैं, जैसे हम कहेंगे कि केमिकल चेंजेस आ रहे हैं कुछ, या फिर कुछ ऑर्गेनिक चेंजेस आ रहे हैं। ये जितने भी चेंजेस आ रहे हैं सॉइल में, इसके चलते भी हम कह सकते हैं कि सॉइल कैसे रहेगी कैसे नहीं ये भी डिपेंड करता है। सॉइल के अंदर अगर देखा गया तो ऑर्गेनिक यानी ह्यूमस होता है, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स भी होते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें तो यहाँ पे पता ही चलती है। देखिए कुछ ह्यूमस होता है। अब ऑर्गेनिक वाली जो चीज़ें हैं उसकी अगर बात करें तो लिविंग थिंग से बनी हुई होती है, और अगर हम कहें तो ये सॉइल को एक तरह से फर्टाइल बनाती है, ये हमें पता चलता है। तो जो ह्यूमस होगा जो लिविंग मैटर से निकला हुआ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ इनऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, इनऑर्गेनिक हम कहेंगे कि
जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स से नहीं बने हैं, वो लिविंग मैटर से नहीं बने हैं, वो कुछ चीज़ें भी यहाँ पे होती हैं। और वो हम कहेंगे कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सॉइल कैसे रहेगी कैसे नहीं, जिसमें हम मिनरल्स कह सकते हैं, है ना। प्लांट और एनिमल्स को छोड़ के बाकी जो भी मिनरल्स और बाकी चीज़ें जो देखने मिलती हैं वो इनऑर्गेनिक मटेरियल हो गए, और प्लांट्स और एनिमल्स के जो भी वेस्ट हो गए या फिर जो भी हो गए उनके मैटर्स, लिविंग मैटर्स, वो सब हम कहेंगे ऑर्गेनिक, जिसको हम ह्यूमस कहते हैं। इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड होती है सॉइल की फर्टिलिटी, कि सॉइल कितनी फर्टाइल रहेगी। तो ऑन बेसिस ऑफ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, है ना। तो वही है, इतने जितने अभी हमने फैक्टर्स देखे, इन सब फैक्टर्स के चलते हम कहेंगे कलर कैसा रहेगा सॉइल का, थिकनेस कैसा रहेगा, टेक्सचर कैसा रहेगा, एज कितनी रहेगी, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज सॉइल की क्या रहेगी, ये सब हमें देखने मिलती है अलग अलग। तो अलग अलग चीज़ें से सॉइल बन रही है, अलग अलग कंडीशंस में सॉइल बन रही है, इसलिए सॉइल डिफरेंट डिफरेंट तरह की हमें देखने मिलती है इंडिया में, ये हमें देखने पता चलता है। तो हम अभी अलग अलग टाइप की सॉइल देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे उन्होंने जो डायग्राम दिया इसको देखते हैं। टॉप सॉइल, द अपर सॉइल लेयर इसे कहा जाता है, जो सबसे ऊपर की सॉइल होती है। उसके बाद सब सॉइल, नीचे के सॉइल। टॉप सॉइल है सबसे ऊपर की सॉइल, जो अपर लेयर होती है सॉइल की, वो सब सॉइल जो होती है वो हम कहेंगे वेदर्ड रॉक, सैंड और सिल्ट क्ले, इसमें ये देखने मिलता है सब सॉइल में। यानी वही जो रॉक जो है उनकी इनकी वेदरिंग हुई है, यानी रॉक जो टूटे हुए उससे जो सैंड बनी है, या फिर क्ले है, कुछ मिट्टी है, सिल्ट क्ले, ये देखने मिलती है। उसके बाद हमें देखने मिलता है सबस्ट्रेटम, उसके नीचे की लेयर को सबस्ट्रेटम कहा जाता है, जो कि वेदर्ड पैरेंट रॉक मटेरियल, जो सबसे इंपॉर्टेंट रॉक था वहाँ का, वो जो सबसे ज़्यादा पाया जा रहा था, उसकी वेदरिंग होने के बाद यहाँ पे वो उसके नीचे की लेयर हमें देखने मिलती है। और नीचे आपको अनवेदर्ड पैरेंट बेड रॉक देखने मिलता है, यानी जो रॉक है इसका अब तक वेदरिंग नहीं हुआ, ये अब तक टूटा नहीं है। सबसे नीचे नीचे आप खोदते हुए जाएंगे तो नीचे उस तरह का रॉक भी मिलेगा। तो इस तरह की सॉइल की प्रोफाइल होती है। टॉप सॉइल, अपर सॉइल लेयर, दूसरा जो है सब सॉइल, उसके बाद आता है सबस्ट्रेटम, उसके बाद आता है अनवेदर्ड पैरेंट बेड रॉक। तो ये पूरे क्लासिफिकेशन है सॉइल के, ये हमें यहाँ पे पता चलते हैं। उसके बाद जब हम आगे आते हैं तो हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में हमने जैसे कि पहला जो टॉपिक था उसे कंप्लीट कर लिया। दूसरा जो हमारा टॉपिक है दैट इज एलुवियल, ब्लैक, रेड, येलो, लैटराइट, और हम कहेंगे एरिड एंड फॉरेस्ट। इतने तरह के हमें सॉइल्स पढ़ने। तो चलिए सबसे पहली जो टाइप के सॉइल दैट इज एलुवियल सॉइल, वहाँ से शुरुआत करते हैं। एलुवियल सॉइल की अगर बात करें तो मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ क्लासिफिकेशन जो हुए हैं वो अलग अलग रिलीफ फीचर्स, यानी अलग अलग हाइट कैसी है उस पर, लैंडफॉर्म्स कैसे देखने मिल रहे हैं, क्लाइमेट कैसा है, वेजिटेशन कैसा है, इसके ऊपर सॉइल भी डिपेंड करती है कि सॉइल कैसे रहेगी। तो इसी बेसिस पे अलग अलग सॉइल हमें देखने मिलती है। और पहली जो है वो एलुवियल सॉइल है। ये अच्छे से याद रखेगा, यहाँ से आप नोट्स बना सकते हो, क्योंकि टाइप्स ऑफ सॉइल जो है इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस आते हैं। जो सबसे पहले हम कहेंगे एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल की बात करें तो दिस इज मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इंपॉर्टेंट सॉइल, है ना। सबसे ज़्यादा जो सॉइल पाई जाती है वो एलुवियल सॉइल है। इनफैक्ट अगर देखा गया तो जो नॉर्दर्न प्लेन्स आपको पूरे देखने मिल रहे हैं वो ऑलिवियल सॉइल से ही बने हैं। और दीज हैव बीन डिपॉजिटेड बाय 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर। कौन लेके आता है इनको? तो 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर लेके आते हैं जो हिमालय से निकलती है। एक है इंडस रिवर, दूसरी है गंगा और तीसरी है ब्रह्मपुत्र। ये 3 सॉइल्स उनको लाके डिपॉजिट करती है। कहाँ पे? तो एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स में, क्योंकि नॉर्दर्न प्लेन्स से ये बहेगी और वहाँ पे उनको डिपॉजिट कर देगी इस सॉइल को। ये जो सॉइल होती है ये आपको राजस्थान, गुजरात में भी देखने मिलती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं देखने मिलेगी राजस्थान, गुजरात में, बट देखने मिलती है काफ़ी, ज़्यादा नहीं बट थोड़ी बहुत। अगला हम कहेंगे एलुवियल सॉइल जो होती है वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में भी देखने मिलती है। पर्टिकुलरली हम कहेंगे डेल्टाज यानी वहाँ बनते हैं जहाँ पे जो रिवर होती है वो जाके मिलती है सी को, वहाँ पे डेल्टा बनती है, वहाँ डिपॉजिट करते हैं। तो महानदी के डेल्टा पे, गोदावरी के डेल्टा पे, कृष्ण कावेरी के डेल्टा पे भी आपको एलुवियल सॉइल देखने मिलती है। आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये सॉइल जो होती है इसके अभी हमने जो लोकेशन देखी उसको हम सबसे पहले मैप पे देख लेते हैं। तो अगर हम मैप पे देखें तो यहाँ पे देखिए ये कलर से आपको एलुवियल सॉइल देखने मिल रही है। ये जो कलर है आपको ज़्यादातर देखिए कि यहाँ देखने मिल रहा है, जो कि नॉर्दर्न प्लेन्स है। नॉर्दर्न प्लेन्स में आपको पूरी तरह से देखने मिल रहा है, ये देखिए। उसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि ये देखिए गुजरात, राजस्थान का कुछ छोटे से पार्ट में आपको देखने मिल रहा था, ये आपने यहाँ पढ़ा था। तो देखिए यहाँ आपको देखने मिल रही है जो कि हम कहते हैं जिसको एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल के अब आपने लोकेशन देख ली और हम आगे की और चीज़ें पढ़ते हैं अबाउट एलुवियल सॉइल। अब आगे इन्होंने जो लिखा है वो देख लेते हैं। एलुवियल सॉइल में क्या होता है वो लिखा है। एलुवियल सॉइल जैसे कि आपको पता है कि पानी के साथ आते हैं, रिवर्स के साथ आते हैं, तो उसमें अलग अलग सैंड आपको देखने मिलती है, सिल्ट देखने मिलता है, क्ले देखने मिलता है। अब यहाँ पे देखिए आगे जो लिखा है, एज वी मूव इनलैंड टुवर्ड्स द रिवर वैली सॉइल पार्टिकल्स अपीयर समवॉट बिगर इन साइज। अब यहाँ पे सबसे पहला सवाल ये आता है कि इनलैंड क्या होता है।
अगर आप रिवर वैली के यानी हम कहेंगे एज वी मूव इनलैंड्स टुवर्ड्स द रिवर वैली, अब इनलैंड मूव करेंगे यानी क्या होगा ये मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा जो भी चीज़ें मैं आपको अभी यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक रिवर को ड्रॉ करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये एक रिवर है, ठीक है, तो ये रिवर बह रही है, ये जो है दिस इज द सोर्स ऑफ रिवर, यानी यहाँ से रिवर निकल रही है, ऐसा समझ जाइए, ठीक है। तो ये हो गया सोर्स। तो जहाँ पे सोर्स होता है रिवर का, इसको कहा जाता है अपर रीच। अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि आगे ये वर्ड भी आने वाला है, इसको कहा जाएगा अपर रीच। उसके बाद सपोज यहाँ पे जो है रिवर जाके मिल रही है सी को, सी को जहाँ पे मिलती है जाके वहाँ पे यानी कोस्ट के आसपास का एरिया, इसको कहा जाता है लोअर रीच, ठीक है। ये ऊपर का हो गया अपर रीच, नीचे का हो गया लोअर रीच। उसके बाद जैसे जैसे लैंड के पास आपको रिवर देखने मिलती है, इसको कहा जाता है इनलैंड, यानी आपको लैंड के आसपास है, सोर्स पे भी एकदम नहीं जाना है, ना ही सी के पास जाना है, ये थोड़ा सा लैंड के आसपास जाना है, इंटीरियर में जाना है, जहाँ पे इंडिया की लैंड आपको देखने मिलती है, इसको इनलैंड कहा जाता है, ठीक है। तो अगर आप इनलैंड की तरफ मूव करोगे तो यहाँ पे उनका ये कहना है, तो ये आपको यहाँ पे क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि इनका क्या कहना है, अगर आप इनलैंड जाओगे तो आपको जो सॉइल पार्टिकल्स है वो थोड़े से बड़े दिखेंगे साइज में। उसके अलावा यहाँ क्या लिखा है, अगर आप अपर रीच में जाओगे रिवर वैली के, तो आपको पता है अब जहाँ से वो निकल रही है उसके बाद स्लोप रहेगा, यानी नियर द प्लेस ऑफ द ब्रेक ऑफ स्लोप, है ना। तो स्लोप है, वहाँ से टूटती हुई जाएगी चीज़ें, तो सॉइल जो होती है वो कोर्स होते हैं, सॉइल कोर्स। अब यहाँ पे नया वर्ड आया है कोर्स। अब कोर्स क्या होता है ये भी बता देता हूँ। अगर हम सॉइल की बात करें तो इसको भी समझ लीजिएगा, सॉइल, तो सॉइल की जो क्वालिटी होती है वो फाइन क्वालिटी होती है, सबसे अच्छी क्वालिटी, और सबसे यानी एक लो क्वालिटी की जो सॉइल होती है वो कोर्स वाली सॉइल होती है, ठीक है। तो ये कोर्स वाली सॉइल आपको देखने मिलती है कहाँ पे, तो अपर रिच में, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अब तक वो अच्छे से बनने के फाइन क्वालिटी ऑफ सॉइल धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे जाओगे वो बनती जाएगी, तो यहाँ पे आपको कोर्स क्वालिटी ऑफ सॉइल देखने मिलती है, ये उनका यहाँ पे कहना है। अब इस तरह की जो सॉइल है जो कि कोर्स सॉइल है वो आपको ज़्यादा कहाँ पे देखने मिलती है, यहाँ पे आपको पिडमॉन्ट प्लेन्स होते हैं वहाँ देखने मिलते हैं, जैसे कि डुआर्स हो गए, चोस हो गए, या फिर तेराई हो गया। अब आपको ये सवाल होगा कि पिडमॉन्ट प्लेन्स क्या होते हैं, तो चलिए मैं पिडमॉन्ट का भी मीनिंग आपको बता देता हूँ, इसको भी अच्छे से समझ लीजिएगा। पिडमॉन्ट, अब यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे तो मैं ये बता दूं कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई माउंटेन है, माउंटेन का ये जो फुट है, यहाँ से हम कहेंगे फुट ऑफ द माउंटेन, फुट हिल, तो यहाँ से जो प्लेन्स तक का रीजन जा रहा है, यहाँ पे जो स्लोप होता है काफ़ी जेंटल स्लोप होता है, ठीक है, तो जेंटल स्लोप होगा। अब पिडमंट का मीनिंग हम समझ लेते हैं। पिडमंट जो होता है ये दो वर्ड से बना हुआ है, इटैलिक वर्ड है। एक होता है PIED, पिड, इसका मतलब होता है फुट, और मॉन्ट, मॉन्ट का मीनिंग होता है हिल, तो फुट हिल ये होता है इसका मीनिंग, पिडमंट प्लेन्स। तो यहाँ के फुट हिल के पास के प्लेन्स जिस पे स्लोप कैसा होगा, जेंटल होगा, तो यहाँ पे जो सॉइल होगी वो कोर्स सॉइल आपको देखने मिलती है। ये कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे पता चलती है। तो यहाँ पे आपको पिडमंट प्लेन्स, ये नया वर्ड जो था ये भी पता चला। अब आगे का जो पैराग्राफ है इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, आपको आने वाले पूरे एनसीईआरटीज में या पूरे ज्योग्राफी में ये बहुत काम आने वाला है। जैसे हम साइज की अगर बात करें, ग्रेन्स के, जो सॉइल होते हैं उसके जो ग्रेन्स होते हैं उसमें जैसे रेत जैसे जो पार्टिकल्स होते हैं उनके साइज के अकॉर्डिंग उनको हमने डिस्क्राइब तो किया, बट उसके अलावा उसके एज के अकॉर्डिंग भी सॉइल को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले ये कह सकते हैं कि उनके एज के अकॉर्डिंग अगर देखा गया तो जो एल्यूवियल सॉइल ओल्ड होती है, ओल्ड एल्यूवियल सॉइल को बांगर कहा जाता है, और नई एल्यूवियल सॉइल को खादर कहा जाता है। जो बांगर होती है, अब ये चीज थोड़ी सी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि ओल्ड एल्यूवियल सॉइल यानी बांगर, नई एल्यूवियल सॉइल यानी खादर। अब एक चीज समझिएगा कि एक छोटी सी कैरेक्टरिस्टिक उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है, जो बांगर सॉइल होती है उसमें ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता है, किस चीज का, तो कंकर्ड नोड्यूल्स का, खादर से ज्यादा। कंकर्ड नोड्यूल्स क्या होते हैं, कंकर्ड नोड्यूल्स यानी इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ साथ हम कह सकते हैं पेबल्स, तो इसमें नोड्यूल्स होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के और उसके साथ साथ पेबल्स होते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट और जो ये पेबल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं फर्टिलिटी को, किसके, तो बांगर सॉइल के। इस कारण बांगर सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है ये ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, इसीलिए जो खादर होती है उसमें ज्यादा फाइन पार्टिकल्स पाए जाने के कारण उसकी फर्टिलिटी बांगर से ज्यादा होती है। बांगर की फर्टिलिटी क्यों कम होती है, क्योंकि उसमें कंकड़ नोड्यूल्स होते हैं। ये चीज अच्छे से याद रखनी है, इतनी चीजें याद रखिएगा। उसके बाद आखिरी पैराग्राफ इसी एल्यूवियल सॉइल्स में हमें देखने मिलता है। एल्यूवियल सॉइल अगर हम सभी पूरे एक साथ देखें तो काफी फर्टाइल होती है, बाकी सॉइल के मुकाबले एल्यूवियल सॉइल काफी फर्टाइल देखने मिलती है। ज्यादातर जो सॉइल होती है उसमें काफी अच्छे प्रोपोर्शन में हम कहेंगे
पोटैश होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है, लाइम होता है, जो कि बहुत अच्छा होता है शुगर केन के ग्रोथ के लिए, पैडी के ग्रोथ के लिए, व्हीट के ग्रोथ के लिए, या सीरियल या पोल्स के क्रॉप्स के लिए। तो ये सब क्रॉप्स इसमें अच्छे से लिए जा सकते हैं। इसकी फर्टिलिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। और जो रीजन्स होते हैं एल्यूवियल सॉइल के, वहाँ पे हम कहेंगे कि अच्छे से वहाँ कल्टीवेशन आप कर सकते हो। तो इंटेंसली कल्टीवेटेड आपको देखने मिलते हैं और वो डेंसली पॉपुलेटेड है। जहाँ कल्टीवेशन अच्छा, जहाँ एग्रीकल्चर अच्छा, वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगी। तो ये रीजन जहाँ पे एल्यूवियल सॉइल है वहाँ पे आपको ज़्यादा पॉपुलेशन भी देखने मिलती है। आपने एल्यूवियल सॉइल के रीजन देखे और आप देखते ही हो कि वहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। सॉइल जो होती है ड्रायर रीजन की अगर बात करें तो ज़्यादा एल्कलाइन होती है, उसके साथ साथ वो भी प्रोडक्टिव होती है उसकी अगर अच्छे से ट्रीटमेंट की जाए तो। जहाँ पानी वाला रीजन है वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और जहाँ ड्रायर रीजन है एल्यूवियल सॉइल वाला वहाँ पे अल्कलाइन ज़्यादा होती है, बट उसकी ट्रीटमेंट अगर अच्छे से की जाए तो फिर वहाँ पे हम अच्छे से इरिगेशन कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट एल्यूवियल सॉइल। उसके बाद जो अगला क्लासिफिकेशन हमें देखना है वो है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल जो होती है, इसका नाम से ही पता चल रहा है कि इसका कलर ब्लैक होगा, और इसको रिगर सॉइल भी कहा जाता है। ये अच्छे से याद रखेगा, ब्लैक सॉइल को रिगर सॉइल भी कहा जाता है। और ब्लैक सॉइल जो होता है इसके जो है इसमें कॉटन बहुत अच्छे से ग्रो होता है, तो इट इज़ आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन। और इसको ब्लैक कॉटन सॉइल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि कॉटन बहुत अच्छे से आता है यहाँ, और ब्लैक कलर इसका होता है सॉइल का, तो इसे ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है अलॉन्ग विद द पेरेंट रॉक मटेरियल आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर। ब्लैक सॉइल बनने में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक तो जो रॉक से वो बनी है और दूसरा क्लाइमेटिक कंडीशन। ये जो टाइप ऑफ सॉइल होती है डेक्कन ट्रैप में, यानी हम कहेंगे बेसल्ट रीजन में हमें देखने मिलता है, डेक्कन रीजन में देखने मिलता है, वहाँ से वो नॉर्थ वेस्टर्न डेक्कन प्लेटू तक स्प्रेड आपको देखने मिलता है। ये लावा फ्लोज से बना हुआ होता है, यानी हम कहेंगे वॉल्केनो से जो लावा निकलते हैं वो लावा फिर ठंडा हो जाएगा, फिर उसका एक पत्थर बन जाएगा ब्लैक कलर का, और उसमें से फिर सॉइल बनेगी, इसलिए वो लावा फ्लोज से बनते हैं। और दे कवर द प्लेटूज ऑफ महाराष्ट्र में देखने मिलता है, सौराष्ट्र में देखने मिलता है, मालवा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में देखने मिलता है, और वहाँ से वो एक्सटेंड होते हुए आपको देखने मिलता है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में गोदावरी और कृष्णा वैलीज में। तो ये उतने उनके लोकेशन हो गए। इन पूरे लोकेशंस को हम मैप पे देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम मैप पे आते हैं तो आपको यहाँ पे मैप पे देखने मिलेगा कि ये जो कलर आपको देखने मिल रहा है ये ब्लैक कॉटन सॉइल का कलर है। ये देखिए, ये पूरा, ये देखिए, ये पूरा कलर जो है ना डेक्कन ट्रैप में आपको देखने मिल रहा है, वहाँ से साउथ ईस्ट के तरफ आपको जाते हुए देखने मिल रहा है। तो ये पूरा डेक्कन ट्रैप है ये, और उसके अलावा कुछ कुछ यहाँ पे थोड़ा बहुत देखने आपको मिलती है बीच बीच में। तो ये ब्लैक सॉइल है, इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। ये इनके कुछ रीजन्स है। अब ये रीजन होने के बाद आगे चलते हैं। तो ब्लैक कॉटन सॉइल या फिर ब्लैक सॉइल जो होती है वो बहुत ही फाइन, एक्सट्रीमली फाइन मटेरियल से बनती है, एक्सट्रीमली फाइन, जिसको क्लेई मटेरियल हम कह सकते हैं। क्ले जैसे, यानी हम कहेंगे ना मिट्टी जैसे, उससे ये बनती है बहुत ज़्यादा। ये इनके ये सबसे बेस्ट इसके लिए जो जानी जाती है वो है कि मॉइस्चर को होल्ड कर सकती है। दे हैव दैट सॉइल हैव द कैपेसिटी टू होल्ड द मॉइस्चर, इसके लिए ये जाने जाती है। मॉइस्चर को होल्ड करेगी तो बहुत अच्छा हो सकता है, हम कहेंगे ग्रोथ बहुत अच्छी हो सकती है प्लांट्स की। इन एडिशन दे आर रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स, है ना, न्यूट्रिएंट्स भी बहुत अच्छे, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम है, पोटैश है, उसके अलावा उसमें हमें जो देखने मिलता है वो है लाइम भी है। ये सब चीज़ें उसमें होने के कारण वो सॉइल जो होती है ये काफ़ी अच्छी सॉइल देखने मिलती है। बट ये सॉइल जो होती है ये पुअर होती है इन फॉस्फरिक कंटेंट्स, इसमें फॉस्फर कम होता है, फॉस्फरिक कंटेंट्स कम होते हैं, इसलिए उसको फॉस्फर हमें प्रोवाइड करना पड़ता है। ये यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये जब हॉट वेदर होता है तो इसमें बहुत ऐसे डीप क्रैक्स आपको देखने मिलते हैं, जैसे यहाँ पे पिक्चर्स में आप देख सकते हैं। तो डीप क्रैक्स आपको देखने मिलेंगे जब वेदर हॉट हो जाएगा, जब इसमें आपको पानी नहीं मिलेगा तो ये सॉइल ऐसे क्रैक्स डेवलप कर लेती है, ये भी हमें पता चलता है। और इस कारण विच हेल्प्स इन प्रॉपर एरेशन ऑफ दिस सॉइल, है ना, और इस कारण इसको काफ़ी अच्छे से हम कहेंगे कि इसमें ऑक्सीजन पहुंच सकता है क्योंकि क्रैक्स से, तो अच्छा एरेशन यहाँ पे हो सकता है, ये हम यहाँ कह सकते हैं। तो ये भी इसके बेनिफिट के लिए ही करती है ये सॉइल, इस तरह की जो भी एक्टिविटी या फिर इस तरह के जो भी फॉर्मेशन होगा। तो एयर जो होगा, एयर कैसा जाएगा तो मटेरियल में जाएगा, हम यही कहेंगे। तो एयर मटेरियल में जाएगा जब उस पर क्रैक्स आएगी, ये हमें यहाँ पता चलता है। तो ये जो सॉइल होती है ये स्टिकी होती है जब वेट होती है, आपको पता है कीचड़ होता है, जब आप इसमें पैर डालोगे तो पूरा कीचड़ लग जाएगा, एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू वर्क ऑन unless tilled immediately after फर्स्ट शॉवर और ड्यूरिंग द प्री मानसून पीरियड, है ना। तो ये जो सॉइल है ये स्टिकी होने के कारण इस पे काम करना बहुत ज़्यादा
डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है, जब तक उसकी टिलिंग नहीं हुई है। आपको इमीडिएटली उसकी टिलिंग करनी पड़ेगी, जैसे पहली बारिश गिरी उसकी टिलिंग आपको करनी पड़ेगी, या फिर हम कहेंगे प्री मानसून पीरियड में टिलिंग कर देनी पड़ेगी, अदरवाइज पानी उसको पूरा कीचड़ बना देगा और आप उस पर कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये होती है एक तरह की सॉइल जिसको कहा जाता है ब्लैक सॉइल। इसके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपीएससी हो या कोई भी एग्जाम हो, आपको इसके ऊपर क्वेश्चन आने ही हैं, ये याद रखेगा। तो ब्लैक सॉइल का हमने लोकेशन भी देख लिया। उसके बाद अगली जो सॉइल हम पढ़ने वाले हैं वो है रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल की अगर बात करें तो रेड सॉइल जो होती है वो इग्नियस रॉक से बनती है, ठीक है। तो इग्नियस रॉक्स आपको पता है कौन से होते हैं। इग्नियस रॉक यानी हम कहेंगे कि वही जो वोल्केनो और यहाँ वहाँ से निकलते हैं वो इग्नियस रॉक होते हैं। और ये इग्नियस रॉक्स जो होते हैं वो कहाँ के इग्नियस रॉक्स, तो इन लो रेनफॉल एरिया, नॉर्मली हम कहेंगे ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू, वहाँ पे आपको रेड येलो सॉइल देखने मिलती है। कहाँ कहाँ पे रेड येलो सॉइल जो है आर फाउंड इन द पार्ट्स ऑफ ओडिशा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट्स ऑफ द मिडल गंगा प्लेन अलॉन्ग विथ पीडमेंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट। पीडमेंट में आपको बता चुका हूँ, फुट हिल्स के पास जहाँ पे स्लोप जेंटल होता है वहाँ पे देखने मिलती है। और ये जो सॉइल होती है इसका रेडिश कलर इसीलिए क्योंकि उसमें आयन होता है, आयन के कारण उसका कलर रेडिश होता है, ये याद रखिएगा। और मेटामॉर्फिक रॉक भी होते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक यानी वो रॉक जो अपना फॉर्म चेंज कर दिए होते हैं वो, ठीक है। तो ये मेटामॉर्फिक रॉक होते हैं जो आपको यहाँ पे देखने मिलते हैं। और ये येलो इसीलिए देखे, और इट लुक्स येलो व्हेन इट ऑकर्स इन हाइड्रेटेड फॉर्म। थोड़ी हाइड्रेट हो गई, उसमें पानी आ गया, पानी मिल गया, तो वो कैसी दिखने लगेगी, वो येलो देखने मिलेगी। तो ये है रेड एंड येलो सॉइल जो आपको देखने मिलती है दो कलर्स में। सो चलिए हम सबसे पहले रेड एंड येलो सॉइल को मैप पे देख लेते हैं, इसका लोकेशन जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया। तो ये है रेड एंड येलो सॉइल जो रेड कलर में आपको देखने मिल रही है। देखिए रेड कलर में ये पूरी यहाँ पे आपको देखने मिल रही है, काफ़ी सारी है यहाँ पे आपको अलग अलग जगह पे भी देखने मिल रही है रेड एंड येलो सॉइल। तो ये भी आपको पता है इग्नियस रॉक से बनती है, बट जहाँ पे वाटर का थोड़ा लेवल कम है ऐसे जगह पे ये हमें देखने मिलता है लो रेनफॉल वाले एरियाज में। लैटरेट सॉइल अगला सॉइल हमें जो पढ़नी है वो है। लैटरेट सॉइल को लैटरेट क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए लेटर करके एक मीनिंग आया हुआ है, लेटर करके वर्ड आया हुआ है। लेटर जो है ये लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है ब्रिक। लैटरेट सॉइल जो होती है ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में बनती है। यानी क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी होनी चाहिए, एक तो ट्रॉपिकल जगह में जैसी होती है वैसी होनी चाहिए, सब ट्रॉपिकल वाली होनी चाहिए। ट्रॉपिकल यानी आपको पता है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच का रीजन है वहाँ जैसा क्लाइमेट होता है वैसा होना चाहिए, या फिर उसके थोड़े आसपास का, उसके ऊपर का, यानी हम कहेंगे सब ट्रॉपिकल वाला क्लाइमेट होना चाहिए, है ना। और अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन वहाँ पे होने चाहिए, वहाँ पे बारिश भी होनी चाहिए, ड्राई सीजन्स भी होने चाहिए, समर भी अच्छा होना चाहिए। तो ये जो सॉइल होती है इसके इज अ रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हाई रेनफॉल। ज़्यादा रेनफॉल होगा तो ये लीचिंग हो जाएगी, यानी पूरा का पूरा सॉइल जो है ऊपर की वो बह जाएगी। अब जब लीचिंग हो जाएगी यानी पूरी सॉइल जब बह जाएगी तो अंदर इस तरह की सॉइल आपको देखने मिलेगी। तो लैटरेट सॉइल जो होती है वो आर मोस्टली डीप टू वेरी डीप, इस तरह की दो आपको देखने मिलती है, एक तो डीप है या फिर वेरी डीप आपको देखने मिलता है। आपको तो पता है ऊपर की जो लेयर है उसकी लीचिंग हो चुकी है। एसिडिक है ये सॉइल, इसका जो पीएच होता है वो लेस देन 6 होता है, इसका मतलब ये एसिडिक होती है। जनरली अगर देखा गया तो डिफिशियंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स है ना, इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स भी नहीं होते हैं और आपको ये सदर्न स्टेट्स में ज़्यादातर देखने मिलती है। वेस्टर्न घाट के रीजन्स हो गए जैसे कि महाराष्ट्र में देखने मिलेगी, ओडिशा में देखने मिलेगी, कुछ पार्ट्स है वेस्ट बंगाल के वहाँ देखने मिलेगी, नॉर्थ ईस्ट रीजन में देखने मिलेगी, ये सब यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं। वेयर दिस सॉइल सपोर्ट डेसिडियस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट, है ना। तो यहाँ पे आपको डेसिडियस और एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने मिलते हैं। डेसिडियस फॉरेस्ट हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो अपने लीव्स को शेड करते हैं उनको कहा जाता है डेसिडियस फॉरेस्ट, और जो हमेशा एवरग्रीन रहते हैं बारिश के चलते उनको एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है, ये भी आपको देखने मिलते हैं। और यहाँ पे हम कहेंगे ये सॉइल में ह्यूमस काफ़ी होता है, ह्यूमस रिच होते हैं, ठीक है, इस कारण इसको कुछ न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। बट अंडर स्पार्स वेजिटेशन, अगर वेजिटेशन कम रहा इन सेमी एरिड एनवायरनमेंट, और वेजिटेशन भी कम है और वहाँ पे बारिश भी कम है, सेमी एरिड एनवायरनमेंट है, तो ये जनरली ह्यूमस भी यहाँ पे कम देखने मिलता है। वेजिटेशन ही नहीं है तो कहाँ से आएंगे ऑर्गेनिक मैटर से हम कहेंगे, या फिर प्लांट वेस्ट से ये सब चीज़ें कहाँ से आएगी, तो ये वेजिटेशन आपको देखने नहीं मिलेगा। उसके अलावा आपको यहाँ पे काफ़ी इरोजन्स देखने मिलते हैं, इरोजन यहाँ पे होते रहते हैं, और इरोजन के साथ साथ डिग्रेडेशन भी यहाँ पे आपको देखने मिलता है ड्यू टू देयर पोजीशन ऑन लैंडस्केप, है ना। तो लैंडस्केप पे उनकी पोजीशन जिस तरह से है तो हम यही कहेंगे उस कारण यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं डिग्रेडेशन, सॉइल काफ़ी ख़राब होते हुए देखने मिलती है। और उसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि एक अप्रोप्रिएट कंजर्वेशन अगर आप इसका कर दे, अगर इसको कंजर्व किया जाए, उसकी टेक्निक्स अच्छे से यूज़ की जाए, तो हिली रीजन जो है कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु में,
तो ये जो सॉइल है ये बहुत यूजफुल है टी और कॉफ़ी के ग्रोथ के लिए, उसको काफ़ी ये सपोर्ट करती है। बस हमें क्या करना है कि उसका कंजर्वेशन अच्छे से करना है। तो रेड लेटराइट सॉइल्स जो होती है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला की, वो बहुत ज़्यादा सूटेबल होती है कैश्यू नट के भी क्रॉप्स के लिए, यानी काजू के भी लिए। तो ये जो सॉइल होती है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सॉइल हमें देखने मिलती है, इस तरह से दिखती है लैटराइट सॉइल। और लैटराइट सॉइल का जो रीजन है उसको भी हम मैप में देख लेते हैं। लैटराइट सॉइल यहाँ पे दिखाई गई है लगभग इस कलर से, ये वाला कलर यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे आपको ये कलर यहाँ पे देखने मिल रहा है, यहाँ देखने मिल रहा है ना, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आपको कहीं कहीं पे ये कलर देखने मिल रहा है। तो ये है लैटराइट सॉइल की लोकेशन। चलिए, तो उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल जो होती है उसको पढ़ेंगे, दैट इज एरिड सॉइल। एरिड सॉइल जो होती है, नाम से ही पता चल रहा है लो रेनफॉल वाले जगह पे आपको देखने मिलती है। तो एरिड सॉइल रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर, कहीं कहीं पे आपको ये रेड कलर देखने मिलती है, कहीं कहीं पे ब्राउन कलर की देखने मिलती है एरिड सॉइल। दे आर जनरली सैंडी, है ना, उसका टेक्सचर सैंडी होगा, सलाइन होगे नेचर में, सैलिनिटी ज़्यादा होगी, सॉल्ट कंटेंट्स उसमें होंगे। इन कुछ रीजन्स में आपको वो देखने मिलता है कि सॉइल कंटेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा है ना। तो कॉमन सॉल्ट जो होता है वो यहाँ से निकाला जा सकता है, इवापोरेशन किया जाता है वाटर से और उसके अंदर का सॉइल भी निकाला जा सकता है। ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशंस में आपको ये सॉइल देखने मिलती है जो उसको एरिड सॉइल कहा जाता है। यहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल नहीं होता है, टेम्परेचर भी बहुत होता है। टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण इवेपोरेशन जो होता है वो भी बहुत फास्ट होता है। इस सॉइल में कोई ह्यूमस और मॉइस्चर आपको देखने नहीं मिलता है, रेनफॉल भी नहीं है, इवेपोरेशन भी बहुत फास्ट है, ऊपर से उतना वेजिटेशन भी नहीं है जिससे इसमें ह्यूमस मिलेगा, तो ह्यूमस भी इसमें नहीं है। तो लोअर हॉरिजॉन्स जो है ऑफ द सॉइल आर ऑक्यूपाइड बाय कंकड़, है ना। तो हमने देखा था पहले भी कंकर यानी क्या, तो वहाँ पे आपको लोअर हॉरिजॉन्स जो है सॉइल के, वहाँ आपको कंकर देखने मिलेंगे, क्योंकि उसमें कैल्शियम जो होता है वो बढ़ते जाएगा डाउनवर्ड, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे कैल्शियम ज़्यादा आपको देखने मिलेगा। तो कंकर की लेयर जो होती है वो आपको बनते हुए दिखेगी बॉटम हॉरिजॉन्स में, जिस कारण पानी अंदर तक नहीं जा सकता। तो इन्फिल्ट्रेशन जो है पानी का वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये रोक देगी जो कंकर की लेयर है वो पानी को। अगर इरिगेशन अच्छे से किया जाए तो ये जो सॉइल है इस पर भी कल्टीवेशन किया जा सकता है, जैसे कि वेस्टर्न राजस्थान में कुछ कल्टीवेशन आप देख सकते हो। तो इस तरह के सॉइल को एरिड सॉइल कहा जाता है। एरिड सॉइल को भी मैप में आप लोकेट कर लेते हैं। एरिड सॉइल जो होगी वो येलोइश कलर से आपको दिखाई गई। ये देखिए इधर आपको यहाँ पे एरिड सॉइल आपको देखने मिलती है राजस्थान के पार्ट में, है ना। तो ये हो गई एरिड सॉइल। एरिड सॉइल के बाद लास्ट जो टाइप है सॉइल का उसको फॉरेस्ट सॉइल कहा जाता है, इसको हम पढ़ लेते हैं। ये जो सॉइल होती है, अब नाम से ही पता चल रहा है फॉरेस्ट, और ये देखने कहाँ मिलता है, दिस सॉइल्स आर फाउंड इन द हिली एंड माउंटेनस एरियाज, जहाँ पर रेनफॉल जो है, रेन फॉरेस्ट जो है वो काफ़ी सारे अवेलेबल है, तभी तो ये फॉरेस्ट सॉइल है, क्योंकि रेनफॉल वहाँ पे अच्छा है और फॉरेस्ट वहाँ पे बने हुए हैं। सॉइल का जो टेक्सचर होता है वो अलग अलग आपको देखने मिलता है, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग आपको देखने मिलता है। माउंटेन एनवायरनमेंट जहाँ पे वो बनते हैं वो कैसा है उसके अकॉर्डिंग सॉइल आपको देखने मिलती है। ये लोमी देखने मिलती है, सिल्टी देखने मिलती है वैली साइड में, और कोर्स देखने मिलती है, ग्रेन देखने मिलती है अपर स्लोप्स पे। तो यहाँ पे लोमी का मीनिंग होता है, यानी हम कह सकते हैं कि उसमें ह्यूमस काफ़ी होता है, काफ़ी फर्टाइल होती है, ऐसी देखने मिलती है। सिल्ट यानी वही कीचड़ के टाइप की देखने मिलती है। आप अगर वैली साइड पे जाओगे तो वैली जहाँ पे उस साइड से जाओगे, तो अगर आप अपर स्लोप्स पे जाओगे, ऊपर के स्लोप्स पे जाओगे, तो आपको वो कैसे देखने मिलेगी, तो वो कोर्स और ग्रेन देखने मिलेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया कोर्स यानी फाइन नहीं होती है, वो थोड़ी सी हम कहेंगे कि लो क्वालिटी वाली सॉइल होती है, वो आपको देखने मिलेगी। अब आप अगर स्नो कवर्ड एरियाज़ के पास जाते हो, स्नो कवर्ड एरिया जो कि हिमालय के, तो ये जो सॉइल होती है यहाँ पे आपको डेन्यूडेशन देखने मिलता है एंड आर एसिडिक विथ लो ह्यूमस कंटेंट, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे कि आपको डेन्यूडेशन भी आपको बताता हूँ, उसके पहले ये समझ जाइएगा कि ये स्नो वाले साइड पे अगर आप जाते हो तो आपको ये एसिडिक देखने मिलती है। यहाँ पे एसिडिक होने के साथ साथ या ह्यूमस भी कम है। अब ह्यूमस कम होने के कारण क्या होगा कि इसकी फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा तो नहीं होगी, और यार डेन्यूडेशन आपको देखने मिलता है। डेन्यूडेशन की अगर बात करें कि वहाँ पे इरोजन हुआ है, लीचिंग हुई है, स्ट्रिपिंग या फिर जो भी है रिमूवल हुआ है मटेरियल का, ये क्यों हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे कुछ स्नो है उस कारण यहाँ पे आपको ये सब देखने मिल सकता है। तो डेन्यूडेशन यहाँ पे हुआ है, इरोजन जैसी चीज़ें हुई है, सॉइल जो होती है ये खराब होते जाती है, ऐसे वक्त वहाँ के ऊपर की लेयर जो है वो लॉस होते जाती है, ये आपको देखने मिलता है। तो आगे हमें देखने मिलता है कि जो सॉइल आपको देखने मिल रही है वैली के लोअर पार्ट में, पर्टिकुलरली रिवर टेरेसेस में और एल्यूअल फैंस में, वो फर्टाइल होती है। अब यहाँ पे रिवर है और ये सब है, पानी है, तो वो फर्टाइल तो रहेगी, बट लोअर पार्ट, वैली के लोअर पार्ट में, अब यहाँ पे आ रहा है रिवर टेरेसेस और एल्यूअल फैंस। अब दोनों को मैं यहाँ पे दोनों का पिक्चर आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए वैली से जो बहते हुए रिवर जाती है, तो वो लोअर पार्ट में उसको रिवर टेरेस कहा जाता है, वैली के लोअर पार्ट में बहने वाली रिवर्स।
अब यहाँ पे आपको जो सॉइल देखने मिलेगी वो काफ़ी फर्टाइल है, और एल्यूवियल फैंस जो होते हैं वो रिवर यहाँ से बह जाने के कारण यहाँ पे कुछ सॉइल को डिपॉजिट करते हैं, और उस कारण ट्रायंगल शेप में आपको एल्यूवियल फैंस बनते हुए देखने मिलते हैं। ट्रायंगल शेप में एल्यूवियल डिपॉजिट्स देखने मिलते हैं, जिसको एल्यूवियल फैन कहा जाता है, क्योंकि रिवर यहाँ से बहती है। तो ये आपको देखने मिलती है। यहाँ की जो सॉइल है ये भी फर्टाइल रहेगी। तो ये दो तरह से आपको यहाँ देखने मिलता है कि यहाँ की जो सॉइल है, जिसको हम फॉरेस्ट सॉइल कहा जाता है, ये आपको फर्टाइल ज़्यादा देखने मिलती है। सो अब तक हमने जो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल है उसमें एल्यूवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लैटराइट सॉइल, एरिड सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल, ये टाइप्स पढ़ लिए। अब हम आखिरी टॉपिक पढ़ने वाले, दैट इज सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। तो सबसे पहले सॉइल इरोजन की अगर बात करें तो डेन्यूडेशन ऑफ सॉइल कवर, यानी जो सॉइल कवर हो रहा है, जो गायब होते जा रहा है, जो डेन्यूड होते जा रहा है, उसे कहेंगे, या फिर जो वॉशिंग डाउन हो रही है सॉइल की, उसे कहा जाएगा सॉइल इरोजन। यानी क्या हो रहा है कि सॉइल के ऊपर की जो लेयर है वो कहीं ना कहीं पानी के साथ एक तो बह जा रही है, या फिर हम कहेंगे हवा के साथ बह जा रही है, जिस कारण सॉइल खराब होते जा रही है। ऊपर की लेयर में के जितने भी न्यूट्रिएंट्स है सब गायब होते जा रहे हैं। जो प्रोसेस है सॉइल फॉर्म होने की और जो इरोजन की, वो एक साथ चलती है। सॉइल फॉर्म भी होते रहती है और इरोड भी होते रहती है। जनरली इन दोनों के बीच में बैलेंस भी होता है। समटाइम्स बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि हम लोग ह्यूमन एक्टिविटीज कर रहे हैं, जैसे कि हम डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, जब पेड़ हम लगाएंगे, फॉरेस्ट रहेंगे, तो पेड़ जो है वो विंड के साथ जब सॉइल बह के जाएगी तो उसे रोकेंगे, या फिर हम कहेंगे कि जब पानी के साथ सॉइल बह के जाएगी तो सॉइल को पेड़ रोकेंगे। ये नहीं हो रहा है, ओवरग्रेजिंग हो रहा है। घास भी यही रोकने का काम करेगी, सॉइल को बचाने का काम करेगी। घास भी हम पूरा ओवरग्रेजिंग करके उसको खत्म कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन के लिए जो भी काटना चल रहा है हमारे वेजिटेशन का, या माइनिंग के लिए जो भी हम कर रहे हैं, इस कारण हम कहेंगे कि ये पूरा जो बैलेंस है डिस्टर्ब हो चुका है, जिसमें सॉइल फॉर्म और इरोजन जो हो रहा था साथ में हो रहा था। बट अभी ऐसा नहीं हो रहा है, अभी इरोजन ज़्यादा हो रहा है। अब नेचुरल फोर्सेस की बात करें तो विंड हो गया, जो पानी हवा सॉइल को बहा के लेके जा रही है, ग्लेशियर हो गए, या फिर वाटर हो गए, ये सब से सॉइल इरोजन अभी होते जा रहा है। इसको रोकने के लिए कोई बचा ही नहीं है। रनिंग वाटर जो होता है वो क्लेई सॉइल के को कट करके जाता है और डीप चैनल बना देता है एज गलीज। यहाँ पे आप देखोगे गली इरोजन, आपने ये देखा ही होगा। जब रनिंग वाटर होता है, रनिंग वाटर कैसा, ये क्ले सॉइल है, इसमें क्ले है काफ़ी सारे, तो इसको जब बहा के लेके जाएगा तो यहाँ पे डीप चैनल बनाएगा और वहाँ से अंदर से बह के ये जाएगा। इसको गलीज कहा जाता है। और जो लैंड होती है ये अनफिट हो जाती है कल्टीवेशन के लिए, इसको बैड लैंड कहा जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे कल्टीवेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि अब ये फर्टाइल रही ही नहीं, इसमें पानी भी नहीं बचा। ये पूरा का पूरा एक लेयर लेके गई है बहा के। अब इस तरह की जो गलीज बन गई है और ये लैंड बैड लैंड हो गई है, तो चंबल में इस तरह के जो बेसिन्स बने हैं ऐसे लैंड के, उसको रेवीन कहा जाता है। अब मैं आपको ये बता दूं, चंबल में भी आप जाओगे तो ये ऐसा छोटा सॉइल है, ये कंसिडर करो। वहाँ पे ऐसे बड़े बड़े आपको देखने मिलते हैं, ऐसे इरोजन से के चलते यहाँ पे रेवीन बन चुके हैं। तो बीच से वो हम कहेंगे कि बहा के लेके जा रही है रेवीन में, तो हम यही कहेंगे कि स्टीप साइड है और नैरो वैली बन चुकी है एक तरह से चंबल में। तो समटाइम्स क्या होता है कि वाटर फ्लोज एज अ शीट ओवर लार्ज एरिया डाउन अ स्लोप, है ना। तो यही होगा कि बहुत बड़े एरिया में बहती है वो, वहीं पे हम कहेंगे, जैसे कि हम बहुत बड़े एरिया में बहेगी तो वो एक तरह से वैली बना देगी। सो इन सच केसेस क्या हो जाता है, जो टॉप सॉइल होती है वो वॉश्ड अवे, है ना, तो टॉप सॉइल को वो बहा के लेके चले जाएगी, एंड दिस इज नोन एज शीट इरोजन, है ना। तो हम यही कहेंगे कि देखिए, कभी कभी वाटर जो फ्लो हो रहा है वो बहुत बड़े लार्ज एरिया से बह रहा है, बहुत सारे जहाँ पे स्लोप के आप आसपास आपको बहते हुए दिख रहा है, क्योंकि क्या हो गया है, क्योंकि एरिया बड़ा है तो ज़्यादा सॉइल को वो क्या करके गया है, हम कहेंगे कि इरोड करके गया है, ज़्यादा सॉइल की जो लेयर है उसे ख़त्म करके गया है, इसीलिए इसको फिर कहा जाता है शीट इरोजन। बहुत बड़ा इरोजन यहाँ पे आपको देखने मिलता है एक शीट की तरह। आगे हम आते हैं तो विंड जो होती है, इट ब्लोज लूज सॉइल ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग लैंड नोन एज विंड इरोजन, है ना। तो विंड भी ब्लो करके लेके जाते हैं, विंड भी अपने साथ लेके जाते हैं, जिसको विंड इरोजन कहा जाता है। सॉइल इरोजन जो होता है वो हम कहेंगे कुछ फार्मिंग के डिफेक्टिव मेथड से उस कारण भी होती है, जैसे हम प्लोइंग कर रहे हैं गलत तरीके से, अप एंड डाउन प्लोइंग कर रहे हैं फ्रॉम चैनल्स फॉर द क्विक फ्लो ऑफ वाटर लीडिंग टू सॉइल इरोजन, है ना। तो हम प्लोइंग जो कर रहे हैं वो अप एंड डाउन द स्लोप कर रहे हैं, स्लोप के अप डाउन में हम कर रहे हैं, तो उस कारण क्या होगा कि चैनल्स बन जाएंगे और वहाँ से पानी जो है वो ईजिली बह जाएगा, यही उनका कहना है। तो प्लोइंग जो होता है अलोंग द कंटूर लाइन आपको करना होगा, जिससे वाटर का जो फ्लो होता है स्लोप से वो थोड़ा सा रुक जाएगा, है ना। तो जैसे मैं ये कहूँगा कि आप अप डाउन किस तरह से करते हैं, देखिए मैं आपको एक बार यहाँ पे बता भी देता हूँ। जो प्लोइंग हम कर रहे हैं, अब यहाँ पे समझ जाइए, यहाँ पे सपोज ऐसा स्लोप है, ये स्लोप पे हम प्लोइंग ऐसी कर रहे हैं, अप डाउन इस तरह से प्लोइंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम अगर हम रीजन ले ऐसा है तो हम ऐसी 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 प्लोइंग कर रहे हैं, तो ये चैनल्स के थ्रू तो बह ही जाएगी ना सॉइल। बट अगर हम यही स्लोप पे प्लोइंग इस तरह से करें
जैसे हम कहेंगे कंटूर्स जो बने हैं उसके लाइन में प्लोइंग करें तो यहाँ पे पानी रुक सकती है, यहाँ पे सॉइल रुक सकती है, वहाँ से बहेगी नहीं। तो इसीलिए हमें प्लोइंग किस तरह से करनी चाहिए, अलोंग द कंटूर लाइंस करनी चाहिए, जिससे वाटर का जो फ्लो होता है वो डीएक्सेलरेट हो जाएगा। हम यही कहेंगे कि एक्सेलरेशन उसका कम हो जाएगा, उसका जो स्पीड है वो कम हो जाएगा स्लोप्स पे और वो रुक जाएगा। तो ये इसको कंटूर प्लोइंग कहा जाता है। ठीक है, तो स्टेप्स हम ले सकते हैं, कैन बी कट आउट ऑन द स्लोप मेकिंग टेरेसेस, है ना। तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ डायग्राम में। सो इस तरह के आप स्टेप्स बना सकते हो और यहाँ पे टेरेस फार्मिंग कर सकते हो। और इससे अभी यहाँ पे मैं ऐसे ऐसे प्लोइंग करूँ तो यहाँ पे जो पानी का फ्लो है वो भी रुक जाएगा। तो ये बहुत अच्छा है, यानी रुक जाएगा, यानी सॉइल फ्लो नहीं होगी, ये मेरा कहना है। तो इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं, यही इनका कहना है। टेरेस कल्टीवेशन जैसे अभी आपने देखा टेरेस बनाया, इससे इरोजन नहीं होगा। वेस्टर्न और सेंट्रल एशिया, सेंट्रल हिमालय जो है वहाँ पे काफ़ी आपको टेरेस फार्मिंग डेवलप देखने मिलेगी। और बहुत सारी फील्ड जो है उसको स्ट्रिप्स में भी डिवाइड किया गया है। स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास जो होती है उसको छोड़ दिया जाता है ताकि वो ग्रो हो जाए बिटवीन द क्रॉप्स। और फिर उससे क्या होता है, दिस ब्रेक्स ऑफ द फोर्स ऑफ विंड, है ना। तो जैसे कि आपको यहाँ भी देखने मिल रहा है कि यहाँ पे कुछ जगह पे ग्रास भी रखी जाती है। जैसे अगर यहाँ पे कुछ बनाया जाए तो बीच बीच में ग्रास लगाएंगे, जिससे विंड का जो फ्लो होता है वो भी रुक जाता है। ये काफ़ी अच्छे से किया जा रहा है। ये जो मेथड होती है इसको स्ट्रिप क्रॉपिंग भी कहा जाता है, यानी एक इसमें क्रॉप लगाइए फिर ग्रास लगाइए। पहले भी मैं आपको ये चीज़ें बता चुका हूँ पहले के एनसीईआरटी में, इसलिए मैं अभी आपको ये डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ आपके साथ, क्योंकि आपको ये पता ही है क्रॉप्स के बीच में ऐसे स्ट्रिप लगाई जाएगी ग्रास से, जिसके विंड के कारण उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं जाएगा, सॉइल बहेगी नहीं, ये सब चीज़ें। या फिर ट्रीज की लाइन पूरी लगाई जाती है सिमिलर वे में, ऐसे क्रॉप्स लगाए उसके अराउंड, उसके सराउंडिंग में पूरी ट्रीज की लाइंस लगाई जाएगी, पहले भी हम देख चुके हैं। ये जो रोज ऑफ ट्रीज होगी इसको शेल्टर बेल्ट कहा जाता है, ये भी मैं आपको पहले दिखा चुका हुआ है ना। जैसे क्रॉप्स लगाए उसके आजू बाजू पूरे आपने ट्रीज लगा दिया, ट्रीज के कारण विंड नहीं आ पा रही है, तो जिस कारण हम कहेंगे विंड रुक जा रही है और उस कारण सॉइल भी है वो प्रोटेक्टेड रह रही है। तो जो शेल्टर बेल्ट्स होते हैं इस कारण हम कहेंगे स्टेबल हो जाता है एक तरह से। सैंड ड्यून्स और ये सब भी स्टेबल हो जाते हैं, सैंड भी नहीं बहती है, वो भी स्टेबल रहते हैं। और स्टेबल डेजर्ट भी अच्छा रहता है वेस्टर्न इंडिया का, यही हम कहेंगे कि डेजर्ट भी स्टेबल रहेगा, वहाँ की सैंड इधर उधर उड़ेगी नहीं अगर हम ऐसे शेल्टर बेल्ट्स बना दे ट्री के। तो ये बहुत अच्छी अच्छी मेथड्स है जो हमें यहाँ पे पता चलती है। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो लास्ट टॉपिक था सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन, ये भी खत्म हो गया। हमने ये देखा कि इरोजन कैसे होता है, हमने ये भी देखा कि कंजर्व उसको कैसे करना चाहिए। वैसे कंजर्वेशन तो हम पिछले एनसीईआरटीज में भी पढ़ चुके थे, बट यहाँ पे हमने इसको और भी थोड़ा सा आगे का एक स्टेप आगे का देखा। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी उन्होंने बात कही है एंड में, और यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी खत्म होती है। स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट ये कहा गया है। द विलेज है एक सुखो मजरी करके विलेज है, एंड डिस्ट्रिक्ट है झाबुआ करके। यहाँ पे आपको देखने मिलता है कि इट इज़ शो दैट इट इज़ पॉसिबल टू रिवर्स लैंड डिग्रेडेशन। जहाँ लैंड खराब हो रही थी उन्होंने ये करके दिखाया कि लैंड को वापस से ठीक किया। ट्री डेंसिटी जो थी सुखो मजरी में वो 13% पर हेक्टर, 13 पर हेक्टर थी, 13 पर हेक्टर इतने ट्रीज थे 1976 में। उसको उन्होंने 1272 पर हेक्टर तक पहुंचाया 1992 में। देखिए कितना अच्छा काम किया। एनवायरनमेंट को रीजनरेट उन्होंने किया है, जिस कारण इकोनॉमिक वेलबींग भी आपको देखने मिल रही है, जिस कारण बहुत सारे रिसोर्सेज भी वहाँ पे अवेलेबल आपको देखने मिल रहे हैं। एग्रीकल्चर भी बहुत अच्छा हो गया, एनिमल की केयर भी बहुत अच्छे से की जा रही है और लोगों की इनकम भी बढ़ चुकी है। एवरेज एनुअल हाउस होल्ड इनकम जो थी सुखो मजरी में वो हम कहते हैं 10,000 से 15,000 यहाँ पे आपको देखने मिलती है, वो है 1979 से 1984 के बीच में। ठीक है, तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने मिल रही है। बहुत अच्छा इनको देखेंगे आप तो आगे इन्होंने अपनी इनकम भी काफ़ी अच्छे से बढ़ाई है, और लोग जो होते हैं वो बहुत सारी चीज़ों को अच्छे से मैनेज भी कर रहे हैं, और वो इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन के पीछे भी है। लोग इकोलॉजी जो हम कहेंगे हमारा जो इकोलॉजी है उसको भी वो कहीं ना कहीं रिस्टोर कर रहे हैं, यानी हम कहेंगे कि इकोसिस्टम को रिस्टोर कर रहे हैं। जो लोग होते हैं वो हम कहेंगे कि विथ पीपल बीइंग मेड द डिसीजन मेकर्स बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लोगों को ही ऊपर छोड़ दिया कि आपको जो डिसीजन लेना है ले सकते हैं। लोगों ने अच्छे डिसीजन लिए और 2.9 मिलियन हेक्टर, या फिर हम कहेंगे अबाउट 1% जो इंडिया की लैंड है वो अभी ग्रीन हो चुकी है अक्रॉस द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, और उसके थ्रू वाटरशेड मैनेजमेंट के थ्रू, यानी लोग जो हो रहे हैं, लोग ही अपने आप से हर एक स्टेप लेके बहुत अच्छा हम कहेंगे कि बना रहे हैं अपने खुद के स्टेट को। तो इस तरह की चीज़ें हमें एनसीईआरटी में पता चलती है। तो आज हमारा ये जो फर्स्ट चैप्टर था एनसीईआरटी का ये कंप्लीट हो चुका है। तो इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए, इसी तरह के लेक्चर्स के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें
और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आपकी पढ़ाई रेगुलरली चलती रहे। तो हम मिलेंगे अगले लेक्चर में सेकेंड चैप्टर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे।